सर बसर यार की मर्जी पे फिदा हो जाना। क्या गजब काम है राजी पर रजा हो जाना। इश्क में काम नहीं जोर जबरदस्ती का। जब भी तुम चाहो जुदा होना, जुदा हो जाना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल मुश्कबाम। आज इस नावल की लेटेस्ट एपिसोड 8 पार्ट 15 पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में हमेशा की तरह बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नावल स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल मुश्कबाम, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। उसने धोखे से किया, उसने सामने से किया। वो मुकर गई, वो सामने से मान गया। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी खुशफहमियां जल्द दूर हो जाएंगी। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। शम्स की दोनों आंखें देख रही थी। आज से पहले ये आंखें कभी इतनी सर्द और अजनबी नहीं हुई थी। कफायत का अजीज शम्स, हूर और नूर बहार को अच्छा लगने वाला शम्स, ये वो नहीं था। ये पत्थर चेहरा शम्स था। ये भी झूठा था, धोखेबाज था, दीवाने का वार दिल पर खाने वाला, पीठ पीछे वार कर चुका था। दिल वालों के पास दिल के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ दोस्ती रखें, कोई चाल ना चलें, ना जाल बिछाएं। नए दुश्मन ने दरवाजा मुकम्मल बंद कर दिया। उसके कदमों की आवाज दूर होने लगी। उसकी चाल में फतामंदी थी। आबनूस ठीक कहती है, कोई कब अपनी जून बदल ले कुछ नहीं कह सकते। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। किले में सन्नाटा था, सन्नाटा ही रहा। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी रही। वो जानती थी ये सब झूठ है। कैद तकलीफ नहीं देती, धोखा देता है। एतबार का टूट जाना देता है, एतमाद का कुर्ची कुर्ची हो जाना कहीं का नहीं रहने देता। कैद कट जाती है, कटा हुआ दिल नहीं संभलता। ये दिल। वो दीवार के साथ लगकर बेयकीनी से खड़ी रही। बहुत अंधेरा था। उसने साथ चलकर आने वाले को दूर जाते हुए देखा। वो जिसके साथ दरिया पार करके आई थी, जिसके साथ लड़ती थी, जिसे तकलीफ पहुंचाती थी, क्या वो खेल के साथी नहीं थे? क्या उनमें सिर्फ दुश्मनी थी? क्या सिर्फ दुश्मनी थी? एक आंसू उसकी आंख से निकला, फिर तवातर से गालों पर फिसलने लगे। उसने एक तकलीफ, वो घूंट भरा। वो रोना नहीं चाहती थी। वो वही चिराग रहना चाहती थी जो चाबक ले और खाल उधेर दे, वही के जूते से किसी का भी दिल मसल दे। वो रोना नहीं चाहती थी। वो दिलकश महल की बहू थी। जमाना उसके पैरों के नीचे हथेलियां रखता है। हर दिल उससे मोहब्बत करता है। वो किसी एक भी दिल का धोखेबाज निकल आना नामंजूर करना चाहती है। उसने आंसुओं की नमी से भरा एक और घूंट दिल में उतारा। उसका दिल फट जाने के करीब हो गया। वो अभी तक दीवार के साथ लग कर खड़ी थी। उसे यकीन था कि दरवाजा अभी खुल जाएगा। उसकी किसी शरारत का बदला है। वो भी उसे तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अपने हाथों बंद किए गए दरवाजे मुश्किल से खुलते हैं। जितनी तकलीफें दूसरों को पहुंचाई जाएं, उनमें से कोई एक पलट कर वापस जरूर आती है। बड़ी जोर की आवाज आती है। उस अंधेरे में उसे कोई याद नहीं आया। अम्मा, बैराम और ना चची। रह रह कर दरवाजा बंद करते शम्स की सूरत याद आती रही। उसे तैश भी नहीं आया कि बैराम सारे हिंदुस्तान की मट्टी तहबाला कर देगा, लेकिन सवाल उसकी जिंदगी का ही तो नहीं था। हम किसी अजीज के लिए जान देते हैं या किसी अजीज के लिए जान लेते हैं। तुम्हारे मामले में तुम्हारी जान तो ली जा सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए दी नहीं जा सकती। और चिराग वो अजीज नहीं थी। वो ऐसी लड़की थी जिसे दिल ही दिल में बद्दुआएं दी जाती हैं, वरना वक्त के बदलने का इंतजार किया जाता है कि उसके साथ सारे हिसाब खरे कर लिए जाएं।
जिस दीवार के साथ पुश्त जोड़ कर खड़ी थी उसके साथ घसीटती हुई नीचे बैठती चली गई। ये एक तकलीफ दह शहर है, तकलीफ दह किला। घुटने खड़े थे और वो उन पर हाथ रखकर चुप बैठ गई। मोहब्बत की बेमिसाल अमारत के सामने मोहब्बत की बर्बादी का किला और उसकी कैदी चिराग। दरवाजा बंद करके सीढ़ियां चढ़कर कहीं राहदारियों से गुजरकर वो किले से बाहर निकल गया। जिस जगह वो थी वहां से उसकी चीखों पुकार कोई नहीं सुन सकता था। वो उन चचा को जानता था, लेकिन ये उसके लखनऊ वाले दोस्त के चचा नहीं थे। वो नसीर के साथ एक बार किले में आया था, फिर दूसरी बार अकेला आया था। उसकी पहरेदार से सलाम दुआ हो गई थी। यहाँ और भी पहरेदार थे। फिर ये पहरेदार चचा बाजार में मिले। उन्होंने दरिया किनारे घास पर बैठकर खाना खाया। उसे मालूम हुआ कि यहाँ शाहजहां का वो खास कमरा है जिसमें उन्होंने अपना आखिरी वक्त गुजारा था। ये सिर्फ खास लोगों को दिखाने के लिए खोला जाता है। उन्होंने किले के कई और राज भी बताए। उसे सब राजों से दिलचस्पी थी, लेकिन शाहजहां के कैद खाने में सबसे ज्यादा थी। चचा ने उसे एक सुबह जल्दी आने के लिए कहा और वो कमरा भी दिखा दिया जहां शाहजहां ने जिंदगी का आखिरी वक्त गुजारा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसे कोई जगह देखकर झरझरी आई थी। बादशाह इंसान ही होते हैं, उनके इख्तियारात उन्हें मुमताज कर देते हैं। उन पर क्या गुजरी, वक्त अपने सीने में महफूज कर लेता है। उसकी आंखों में साए लहरा गए। तख्त पर हुक्मरानी करने वाले कैद खाने में तन्हाई से मर गए। वक्त की चालें कितनी अजीब हैं। महलों से हुक्मनामे जारी करने वाले महलों में नजर बंद कर दिए गए। बादशाह का कैद खाना, वो कैदी रह चुका था तो कैद खाने की हैबत को समझता था। हम उसे सनम खाना कहते हैं। चचा हंस दिए। क्या वो हर वक्त यहाँ से देखते रहते हैं? उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। कुछ ऐसा ही सुना है। कोई ईंट पत्थर क्यों देखेगा? बेसाख्ता पूछा। कोई ईंट पत्थर क्यों देखेगा? कोई उसे देखकर आहें क्यों भरेगा? जुदाई के गम में बाल सफेद क्यों करेगा? जुदाई की रातों में दिल तहोबाला क्यों करेगा? कोई बादशाह होकर भी इतना सोग क्यों मनाएगा? उसे क्या कमी थी? सल्तनत हाथ में थी, बादशाहत आंखों के सामने मौजूद थी। जिस खुशी पर चाहता हाथ रख देता। फिर वो मुमताज के लिए फूट फूट कर रोता क्यों रहा था? हैरत है कि बादशाह ने मरहुमा बीवी के लिए इतना बड़ा महल तामीर करवा दिया। उसे ताज महल की तामीर का राज भी पाना था। पहरेदार चचा ने हंसकर उसकी तरफ देखा। नसीब से बादशाह था, लेकिन मोहब्बत में वही दीवाना था। वही दीवाना, बादशाह हो या फकीर, मोहब्बत बस दीवानगी। वो एक बार जो छत फलांगता था तो उसकी दीवारें गिन लेता था, कुछ भूलता नहीं था। वो सारे किले को जान गया। उसने चचा को बताया कि जिस जगह वो मुलाजिम है वो लाहौर के खास खानदानों में से एक है। अगर वो उनकी बेटी को अंदर से किला दिखा देगा, कुछ राजों पर से पर्दा उठा देगा तो उसके लिए आसानी होगी। ये लड़की बहुत खास है। वो भी चिराग की तरह झूठा ही था, चालबाज था और कई रंग रखता था। वो भी सिर्फ शम्स नहीं था, चालबाज, मक्कार, बहरूपिया सब था। वो चिराग को समझ चुका था। वो ऐसा हर काम जरूर करती है जिससे उसे मना किया जाता है, या ऐसा काम जिससे उसकी बढ़तरी साबित हो सके। वो किसी से पीछे रहना पसंद नहीं करती। उसे हर मुकाम पर बुलंदी चाहिए। उसने एक बार भी पलटकर किले की तरफ नहीं देखा था। उसकी चाल में इत्मीनान था। चलते चलते वो किले से दूर हो गया, फिर दरिया पार कर गया। दिन निकल आया था। आगरा की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। ये सुहानी सुबह का सुहाना दिन था। खेमों के अंदर कुल इंसानियत जाग चुकी थी। घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। फरंगियों की मामाएं भागी दौड़ी फिरती थी। उसके करीब से कई फरंगी लड़कियां अपने घोड़ों पर सवार गुजरी। किसी ने उसे पहचान कर हाथ हिलाया। उसने सर उठाकर देखा, मुस्कुराया और जवाबी हाथ लहराया। वो सब खुशबाश मुस्कुराते चेहरे थे। जिंदगी की असलियत से अभी वाकिफ नहीं हुए थे। लखनऊ वालों की खैमा गाहों में भी दिन पूरा जाग चुका था। नसीर उसे ढूंढ रहा था।
वो दरिया के किनारे आकर बैठ गया। यहाँ से वो खैमों के शहर ताजमहल और आगरा का नजारा कर सकते थे। यहाँ बैठकर चंद दिन पहले उसने अब्बा जी को खत लिखा था। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस बड़ी दुनिया में निकलकर मैंने जाना है कि ये जितना फैल जाती है उतना ही तंग भी हो जाती है। मुझे गांव अच्छा लगता था, कई दरवाजों का शहर भी अच्छा लगा और नवाबों का लखनऊ भी। मुझे हर शहर में कैद खाने की मौजूदगी पर एतराज है। मुझे लगता है कि दुनिया के सारे कैद खाने सिर्फ कमजोरों के लिए होते हैं, जैसे हर महल सिर्फ ताकतवर के लिए होता है। मेरे लिए हर नया रास्ता और हर नया मिलने वाला इंसान राज की तरह है, या खुल जाता है या उलझा देता है। लाहौर के दरवाजे हाथियों की आमद के लिए बुलंद रखे गए हैं और लखनऊ के हर बड़े मकान और महल की बुलंदी पर घड़ियाल शब्द किए गए। ये मालो दौलत और हशमत की निशानी है। हसब नसब माल ये इतना मुमताज क्यों होता है? दुनिया में बराबरी की कमी क्यों है? ड्योरियों की शोहरत है, नवाबी दस्तरख्वानों का दस्तूर है। मैंने लोगों को मेहमान नवाज और शीरी कलाम पाया। तवज्जो से बात सुनते हैं, बात के दौरान टोकते नहीं, कलाम नहीं उचकते। आप जनाब आम है, मुंह फट होने को नक्स मानते हैं, किसी के नक्स को सरेआम बयान नहीं करते। मैं लखनऊ में जहां निकल गया, मुझे खूबसूरत लहजे सुनने के लिए मिले, अंदाजे बयान बेनक्स हैं। फिर दोनों शहर में फख्र जा बजा मिला। हम अपनी चीज़ों, शहरों, सकाफतों पर कितना फख्र करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे दोनों शहरों में यकसा नामुनासिब लगी वो हैसियत का फ़र्क है। ये फ़र्क गाँव में भी था, लेकिन शहरों ने इस फ़र्क को गाँव से ज़्यादा ख़ास रखा। गरीब परवरी है, लेकिन हसब नसब हैसियत सबके सर चढ़ कर बोलती है। कई लोग हसब नसब का हवाला आम देते हैं। एक अरसे से चलते दस्तूर के मुताबिक एक नवाब के घर में हफ्ते में एक बार दिन में अवामी दस्तरख्वान का रवाज है। नसीर मुझे भी ले गया था। वहाँ हर मजहब, अकीदे और हैसियत का इंसान मौजूद था। मेरा सवाल ये है कि क्या ये बराबरी नवाब के अपने ज़ाती दस्तरख्वान पर भी कायम रहती होगी? कहते हैं कि हिंदुस्तान अकीदों और सकाफतों की सरजमीन है। अगर हम अपने अकीदों में इतने ही जांबाज थे तो ये ज़ात पात, रंगो नस्ल का फ़र्क कैसे आ गया? हमारे नामों के साथ हमारा नस्ब हसब कैसे जुड़ गया? मैं आगरा आ गया, शायद ही इससे शानदार सफ़र दोबारा कभी कर सकूं। इस सफ़र की थकान ऐसे उतर गई कि सुबह खैमे से सर निकाल कर देखा तो हल्की धुंध में एक ऐसा मंजर देखा जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं इसी सरजमीन पर मौजूद हूँ या अपने ख्वाब में किसी दूसरी दुनिया में निकल गया हूँ। क्या ख्वाबों से निकलकर ये इमारत जमीन पर उतर आई है? मैंने वसी इमारतों को देखकर यही सोचा कि जमीन पर इतना बोझ क्यों लाद दिया, लेकिन इस इमारत को देखकर मुझे उसके सिवा कोई ख्याल नहीं आता कि उसे आसमान से तराश कर जमीन पर उतार दिया। ये हुस्न में बेमिसाल है। मैंने किसी इमारत को इतनी देर तक टिकटिकी बांध कर नहीं देखा जैसे उसे देखा। क्या ये शाहजहां के शाही दिल का असर रखती है या मोहब्बत का? अब्बा जी, आपने कहा था कि मोहब्बत का असर कभी ज़ाइल नहीं होता, वो इस दुनिया में हमेशा मौजूद रहता है। ताजमहल हर गुजरते वक्त के साथ इस असर को असर अंगेज कर रहा है। क्या ईंट पत्थर दिलों की कैफियत को जज़ब कर लेते हैं और फिर लहरों की तरह मोहब्बत की फुआर निशावर करते हैं? मैं पहली बार फरंगियों से मिला जबकि लखनऊ में उन्हें देख चुका था। उनका एक घोड़ा बुदक गया था। घुड़सवार नादान था, बल्कि मेरा तजुर्बा है कि लड़कियां अच्छी घुड़सवारी कर ही लेती हैं, लेकिन वो घुड़सवारी के दौरान खौफ को भी साथ रखती हैं। अगर मैं बर वक्त घोड़ा काबू ना कर लेता तो घुड़सवार लड़की बुरी तरह जख्मी हो जाती। वो चीखें मार रही थी जिस पर घोड़ा और बुदक रहा था। हम हिंदुस्तानी लोग जानते हैं कि सवारी के जानवर खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, लेकिन सवार को महफूज रखते हैं। हवासों में आगरा कितनी ही देर तक मेरा शुक्रिया अदा करती रही। पैगाम भेजकर उसने मुझे चाय पर बुलाया। ये चाय
یہ میرے لیے نئی چیز ہے، میں کہوہ پی چکا ہوں، لکھنؤ میں خاص کشمیری چائے بھی پی تھی، لیکن یہ چائے مجھے مان لینا چاہیے، اسے پیتے ہوئے میں ایک امتحان سے گزرا۔ میں نے اتنا بڑا گھونٹ بھر لیا کہ میری زبان جل گئی۔ پھر اس نے پی کر دکھایا کہ چائے کیسے پی جاتی ہے۔ اسی فرنگی لڑکی نے مجھے اپنے بھائی سے ملوایا۔ ہم انسانوں میں بہت فرق ہے ابا جی۔ میں لاہور میں کئی لوگوں سے ملا، لیکن وہ فرنگی مجھ سے سب سے الگ انداز میں ملا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میری مدد کا شکریہ ادا کیا، مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں جواب میں چپ رہا تو اس نے دوبارہ سوال نہیں پوچھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میں ہندوستانی عورتوں سے بھی مل چکا ہوں اور اب اس فرنگی لڑکی سے ملا۔ آپ شرم و حیا کی بات کرتے ہیں، بے حیا مجھے وہ بھی نہیں لگی، اور پہلی بار میں نے جانا کہ حیا کے لیے چار دیواری سے زیادہ حیاداری ضروری ہے۔ شرم و حیا کا احساس طبیعت میں ساتھ رہے، ورنہ چھپ کر چھپا کر کیا حیا کے قاعدے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اتنا لکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ وہ ایک اور چیز لکھنا چاہتا تھا کہ میں آپ سے ایک سچ بولنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی آپ کو پورے دل سے معاف نہیں کیا۔ آپ نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے محبت کے لائق نہیں سمجھا۔ یہ چیز مجھے اکثر طیش دلاتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ عزیزوں پر پہلا حق محبت ہوتا ہے۔ یہ حق ضرور پورا کیا جانا چاہیے۔ اگر یہ پہلا حق نہ ملے تو انسان ساری عمر کے لیے نامکمل رہ جاتا ہے۔ وہ آدھے ادھورے دل کے ساتھ جیتا ہے۔ میرا ادھورا پن مکمل نہیں ہو رہا۔ مجھے جس شدت سے محبت کی طلب ہے، اسی شدت سے محبت سے نفرت بھی ہے۔ شاید میں تنگ دل ہوں۔ میں محبت کی کوتاہی ہی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ محبت کی کوتاہی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نصیر کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ وہ مرہم چراغ نے بھجوایا تھا۔ نصیر چراغ کا طیش سن اور دیکھ کر آیا تھا۔ وہ اسے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اسی دوران اس کے منہ سے نکل گیا تھا، باتیں چھپی نہیں رہتی، ظاہر ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ دیوانے کا وار دل پر سہ چکا تھا، کمزور نہیں تھا، لیکن یہ مرہم والی بات دل سے زیادہ کسی امید پر وار ہوا تھا۔ اس بات پر اس نے آنکھیں سکیڑ لی۔ جیسے اسے ابا جی پر طیش آیا کرتا تھا، اسے چراغ پر آیا۔ طیش آتا جاتا رہتا تھا، لیکن کچھ وقت اور ماحول طیش ٹھہرا لیتے ہیں۔ اس کا بھی ٹھہر گیا۔ وہ چراغ کو ایک بد دماغ لڑکی سمجھتا تھا جسے آزادی نے نیم پاگل کر دیا تھا۔ اسے وہ اچھی بھی لگتی تھی، بری بھی۔ یہ صرف چراغ کی ہی خاصیت تھی کہ اگر وہ دل پر چڑھ جاتی تھی تو بڑی جلدی اتر بھی جاتی تھی۔ کبھی اس کی نادانیوں پر ہنسی آتی اور کبھی دل چاہتا کہ اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے ایسی جگہ دبا دیا جائے جہاں سے پھر وہ قیامت کو ہی اٹھے۔ قیامت کا ہی دن رہنے والا تھا۔ چراغ کا خیال کفایت کو سب سے پہلے آیا تھا۔ پہلے وہ سمجھی کہ وہ چہل قدمی کے لیے گئی ہے۔ وہ باہر نکلی، جس طرف وہ جایا کرتی تھی اس طرف نکل گئی۔ دریا کے کنارے گئی، کشتیوں کو دیکھا، صبح گزر گئی، دن نکل آیا، پھر ایک پہر گزر گیا۔ اسے پریشانی ہوئی۔ واپس آ کر آبنوس سے کہا، اس کی پیشانی پر لکیروں کا جال بن گیا۔ تمہیں بتا کر نہیں گئی؟ شاید ابھی بھی بخار تیز تھا۔ صبح چہل قدمی کے لیے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دیکھا میں نے بھی تھا، لیکن اس کے بعد تمہیں نہیں۔ کفایت بڑی پریشان تھی۔ فرنگیوں کے خیموں میں پوچھیں، اس کا وہاں کیا کام؟ کفایت کیا الٹی سیدھی ہانک رہی ہو؟ کفایت یکدم بے دم سی ہو گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جی تھا کہ بیٹھ کر رونے لگے۔ چراغ بی بی کی صدائیں لگائے۔ وہ پھر سے باہر نکلی۔ جہاں دیکھ سکتی تھی دیکھا، چراغ کہیں دکھائی نہیں دی۔ آبنوس نے لکھنؤ سے آنے والے ملازموں کو خبر نہیں ہونے دی، صرف نصیر کو بلوایا، اسے بتایا، سمجھایا۔ وہ شمس کے پاس آیا، اسے بتایا اور ایک طرف اشارہ کیا کہ وہ اس طرف جا کر دیکھے۔ شمس نے سر ہلا دیا۔ نصیر ہوا ہو رہا تھا۔ بہرام کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ چراغ کا مزاج ایسا تھا کہ تنگ کرنے کے لیے خود ہی چھپ جایا کرتی تھی۔ ایک دن پوری وکٹوریا سمیت غائب ہو گئی تھی۔
وہ سارے شہر میں اسے ڈھونڈتے پھرتے ہلکان ہوتے رہے تھے اور وہ شام کو مسکراتی اٹھلاتی ہوئی سامنے آ گئی۔ خیموں کے شہر سے دور نکل کر شمس ایک درخت پر چڑھ گیا اور موٹے سے تنے پر سر ٹکا کر ٹانگیں پھیلا کر دراز ہو گیا۔ سامنے تاج محل کو دکھائی دیتا تھا۔ اچھا نظارہ تھا، پھر کیا ضرورت تھی ادھر ادھر خوار ہونے کی۔ دنیا میں اتنی خوبصورتی ہے کہ بدصورت لوگوں پر وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ آبنوس نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی تھی۔ حور اور نور بہار کفایت کی شکل دیکھ کر کتنا کچھ سمجھ گئی تھی۔ جہاں جیسے معلوم کر سکتے تھے ہر جگہ معلوم کیا۔ نصیر کشتی والوں سے پوچھتا رہا کوئی دریا میں نہ ڈوب گیا ہو۔ یہ تک کہہ سن لیا گیا۔ بازار دیکھا، ہر جگہ ہر طرف تلاش کیا۔ دن ڈھلنے لگا۔ دلی والی بہنوں کو بھی خبر ہو گئی۔ خالو صاحب کے ملازم بھی جان گئے۔ ایسی افراتفری کا عالم تھا جیسے کسی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ مزدوروں بنجاروں کے ٹھکانے تک میں جھانک لیا گیا۔ شمس کہاں ہے؟ آبنوس کو ایک دم اس کا خیال آیا۔ نصیر سے پوچھا۔ نصیر کئی بار آ کر بتا چکا تھا کہ وہ کہاں کہاں تک دیکھ آیا ہے، لیکن شمس کی خبر نہیں تھی۔ بہرام کے خاص ملازم کی حیثیت سے اسے زیادہ پھرتی دکھانی چاہیے تھی۔ جیسی اس کی شخصیت تھی اسے اب تک چراغ کو ڈھونڈ نکال لینا چاہیے تھا۔ اسے بھی ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ آبنوس کے چہرے کا تناؤ بڑھ گیا۔ وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کیا فرنگیوں کے ساتھ ہے؟ نہیں۔ نصیر کو بھی خیال آیا کہ وہ ایک بار بھی کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کیا اتنا ہی دور نکل گیا؟ وہ گھوڑے پر نکلا تھا؟ نہیں کہہ کر نصیر کو بھی تشویش ہوئی۔ اسے شک ہوا کہ ایسی افراتفری میں وہ کہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ یہاں وہاں ہر وقت گھوڑا دھورانے والا گھوڑا لیے بغیر نکل گیا۔ آبنوس نے گہرا سانس لیا۔ وہ جہاں جس طرف مل سکتا ہے اس کے پاس جاؤ، میرے پاس لے کر آؤ، شمس کو ڈھونڈو۔ نصیر کو حیرت ہوئی۔ ہاں، صرف شمس کو۔ کفایت نے حیرت سے آبنوس کے چہرے کی سختی جانچی۔ اس کی اپنی پیشانی پر لکیریں ابھرنے لگی تھی۔ شمس، چراغ، زیر لب خود سے کہا۔ آبنوس نے سن لیا۔ آبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ تم سب کیا کھیل تماشا کر رہے ہو؟ اس کی آواز کی سختی سے کفایت ڈر گئی۔ میں؟ اس کی ہتھیلی پر پسینہ نمودار ہوا۔ وہ آبنوس کا یہ رنگ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کیا میں تمہیں جانتی نہیں کفایت؟ تم یہاں کھیل کود کرنے آئی ہو؟ تمہاری لاپرواہی ختم نہیں ہوتی۔ تمہیں خبر کیسے نہیں ہوئی کہ چراغ کہاں گئی؟ بہرام کو جانتی ہو؟ وہ سب سے پہلے تمہیں تختہ دار پر کھڑا کر دے گا۔ کفایت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اپنی جان کی کیا فکر ہوتی ہے؟ چراغ کی گمشدگی پر سہم گئی۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی کرتی ہیں۔ وہ اپنی مرضی کرے، لیکن تم اپنی ذمہ داری سے غفلت کیوں کرو؟ وہی کہ آقا کی جان پر حرف آیا اور ان کے سروں پر نہ کوئی سوال ہوگا نہ جواب لیا جائے گا، بس یہ سر قلم ہوگا۔ اس کی آنکھیں نم ہو کر چھلکنے لگی۔ میں ان پر اپنی جان کو اہمیت نہیں دیتی۔ سارے دعوے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کفایت، اگر عمل کا وقت نکل جائے جا کر دیکھو اسے۔ میں خالو صاحب کو پیغام بھجوانے تک نوبت نہیں لانا چاہتی۔ سارے لکھنؤ میں بات پھیل جائے گی۔ سارے لکھنؤ تک بات نہیں پہنچی، لیکن آگرہ میں دریا کے اس طرف یہ بات پھیل گئی کہ ایک لڑکی کے لیے افراتفری کا عالم ہے۔ نصیر پہلے چراغ کو ڈھونڈ رہا تھا، پھر شمس کو ڈھونڈنے لگا۔ شام ہونے لگی تو نصیر شمس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو سکا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ اتنی افراتفری میں وہ درخت پر چڑھ کر آرام کر رہا ہے۔ شمس کا کہنا تھا کہ وہ تھک گیا تھا، اب بھی آیا تھا، پھر یہاں دراز ہو گیا۔ نصیر کو اچھا نہیں لگا۔ یہ نمک حلالی نہیں ہے۔ حویلی کی لڑکی کو کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ یہاں آرام کیسے کر سکتا ہے؟ تم سے یہ امید نہیں تھی، نصیر نے ناراضی سے کہا۔ اسے آبنوس کے پاس لایا۔ خاموشی سے آبنوس کو بتا گیا کہ یہ درخت پر چڑھ کر آرام کر رہا تھا۔ آبنوس کے سارے شک سچ نکلے۔ چراغ کہاں ہے؟ حیرت سے آبنوس کی طرف دیکھا۔ میں لا علم ہوں، میں بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ شمس، میں نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، یہ بھی کہا کہ تم جاں باز انسان ہو۔ یا صاف سامنے سے سر قلم کر دو، ورنہ چھپ کر حملے نہ کرو۔ تم سے پیٹھ پر وار کی امید نہیں ہے۔ مقابلہ برابری پر ہوتا ہے، ورنہ دشمنی پر۔ بتاؤ،
برابری کر رہے ہو یا دشمنی؟ آپ عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے صبح تم دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ آبنوس نے نہیں دیکھا تھا۔ دل والی کسی بہن کا کہنا تھا کہ اس نے چراغ کو کسی کے ساتھ دریا کے دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا کہ یہ چراغ نہیں کوئی اور ہے، لیکن اب اسے لگتا ہے کہ وہ چراغ ہی تھی۔ آپ کی نظر کا دھوکا ہوگا۔ چہرہ مکمل بے تاثر تھا۔ اس وقت وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، اور یہی چیز آبنوس کو اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ تمہاری آنکھ کا بال صاف دکھائی دے رہا ہے شمس۔ مجھے اعتراض نہیں ہوگا، یہ آنکھ بال سمیت نکال سکتی ہے، لیکن میں لا علم ہوں۔ سینے پر ہاتھ باندھ لیے وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن صاف للکار رہا تھا کہ جو کر سکتی ہیں کر لیں۔ دونوں کے درمیان تناؤ بڑھنے لگا۔ میں ایک نئے شمس سے مل رہی ہوں، آبنوس نے سر ہلا کر تعصب سے کہا۔ اسے 100% یقین تھا کہ دن چڑھے شب خون شمس نے ہی مارا ہے۔ وہ جرأت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شمس، دل توڑنے والے کا دل توڑ کر حساب برابر نہ کرو، ورنہ فرق کیا رہ جائے گا؟ ورنہ فرق جاتا رہے گا، ورنہ کچھ نہیں رہے گا اور سب مٹ جائے گا۔ وہ اندھیرے میں گھور رہی تھی، اس کے گال گیلے تھے۔ اسی اندھیرے میں اس نے دور سے ایک ہیولے کو قلعے جیسی دیواریں پھلانگتے ہوئے دیکھا۔ اسے دنیا میں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ وہ جام باز کتنی تیزی سے اس کی طرف بھر رہا تھا، دریا میں کود رہا تھا، دیوانے کے خنجر کی تیز نوک کو اپنے دل پیش کر رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں خون کے وہ دھبے دیکھ رہی تھی جو اس کے دل سے قطرہ قطرہ ٹپک رہے تھے۔ تم ایسی کیوں ہو چراغ؟ تم ایسے کیوں نکلے شمس؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے کامل دھندلا گئی۔ سارا کھیل ہی تھا۔ اس کھیل میں اس بار بازی اس نے پلٹ دی۔ اسے اپنی شکست پر دکھ نہیں تھا، اسے چور کے صرف بازی گر ہی نکل آنے کا صدمہ تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی، اتنی کہ رات ہو جانے کے قریب تھی۔ اس نے شاہ جہاں کے قلعے میں قیدی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ ٹھیک وہیں بیٹھی تھی جہاں سے کھڑی ہو کر سوراخ میں آنکھ لگا کر باہر دیکھا تھا۔ گھٹنے کھڑے تھے، چپ تھی جیسے منہ میں زبان نہیں تھی۔ دروازہ کھلنے پر بھی اس نے دروازے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دہلیز پر ٹھہرے قدموں پر نظر، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے کامل دھندلا گئی۔ سارا کھیل ہی تھا۔ اس کھیل میں اس بار بازی اس نے پلٹ دی۔ اسے اپنی شکست پر دکھ نہیں تھا، اسے چور کے صرف بازی کر ہی نکل آنے کا صدمہ تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی، اتنی کہ رات ہو جانے کے قریب تھی۔ اس نے شاہ جہاں کے قلعے میں قیدی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ ٹھیک وہیں بیٹھی تھی جہاں سے کھڑی ہو کر سوراخ میں آنکھ لگا کر باہر دیکھا تھا۔ گھٹنے کھڑے تھے، چپ تھی جیسے منہ میں زبان نہیں تھی۔ دروازہ کھلنے پر بھی اس نے دروازے کی طرف نہیں دیکھا تھا، دہلیز پر ٹھہرے قدموں پر نظر نہیں کی تھی، دراز وجود کی موجودگی کو غیر حاضر نہیں جانا تھا۔ تمہیں اب یہ احساس ہو؟ وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے گال بری طرح سے بھیگے مسلے رگڑے ہوئے تھے، آنکھ کا سارا کاجل پھیل چکا تھا۔ وہ چراغ ہی ہے، وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی، وہ آئندہ بھی چراغ ہی رہے گی۔ یہ بات اب وثوق سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اسے بھی رونا چاہیے، وہ رو دی۔ اسے بھی تکلیف پہنچنی چاہیے، پہنچ گئی۔ وہ بھی قید ہو، وہ بھی قیدی ہوئی۔ اس پر اذیتوں کے در کھلے، کھل گئے۔ سب حساب برابر رہے، فرق جاتا رہا۔ کوئی ایک بھی دنیا میں چراغ جیسا بے فکر نہ رہے، نہیں رہا۔ بھرم ٹوٹ جائے، مان جاتا رہا۔ خوش دلی اور عزیز داری کی زنجیروں سے جیسے کوئی آزاد ہو جائے۔ چراغ نے ایسے قدم اٹھائے، بخار تیز ہو چکا تھا، نقاہت بہت زیادہ تھی۔ شمس نے کبھی ایسی چراغ نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اسے پشت سے دیکھا۔ دل توڑنے والے کا دل توڑ کر حساب برابر نہ کرو، آبنوس نے کہا تھا، اور خیمے کے اندر چلی گئی تھی۔
उस फिक्रे की गूंज ने उसे जैसे नींद से जगा दिया था। बुरे शम्स ने अपनी बुराई की शिद्दत को बुरी तरह महसूस किया। वो तेज तेज चलता हुआ वापस अपनी जगह पर जाना चाहता था, लेकिन हर चीज ने उसके पैर जकड़ लिए। उस पर वही कैफियत तारी हो गई जो शाहजहां का कैद खाना देखकर हुई थी। जिस जगह से आंख लगाकर बादशाह ने जिंदगी तमाम कर दी थी, उसने उसी जगह पर अपनी शख्सियत तहस नहस कर दी थी। उसे अब्बा जी की सूरत याद आई। वो कैसे उससे बार बार माफी मांगते थे, रोते थे, पेशानी चूमते थे। वो दरिया की तरफ भाग गया, पुल पार करने लगा और फिर वो भागने लगा। जिस वक्त वो सीढ़ियां उतर रहा था, उस वक्त उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ शम्स नहीं है, और वो और भी बहुत कुछ है, सबसे भरकर धोखेबाज। जिस वक्त वो दरवाजे के बाहर खड़ा था, उस वक्त उसे पहली बार वो मंजर याद आया जिस वक्त उसने दरवाजा बंद किया था। ठीक उसी लम्हे चिराग ने उसे बेयकीनी से देखा था। उसकी नजर में दुख से ज्यादा भी कुछ था। उसने कोई आवाज नहीं दी थी, बस एक नजर देखा था। वो उस नजर की तहरीर को समझ जाता तो उसी जगह अपनी हस्ती तमाम कर देता। दरवाजा खुला तो दोबारा चिराग ने उसे उस नजर से नहीं देखा था। तुम्हारा मसला एतबार है, तुमने हमेशा दूसरों के एतबार तोड़े हैं, इसलिए खुद भी किसी पर नहीं कर सकती। वो नहीं करती थी, अच्छा करती थी, अब किया तो बुरा किया। एतबार बुरी तरह टूट गया। सुनो चिराग, उसने आवाज दी। वो रुकी नहीं, चलती रही। चिराग, उसने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने सरायत से अपना हाथ आजाद करवाया। नजर उठाकर सुनो चिराग कहने वाले को देखा। बस एक नजर। उसकी आंखों में दर्द के इतने आंसू थे कि ठीक उसी वक्त उसने जान लिया कि उसने हिसाब बराबर करके सारा हिसाब तबाह कर दिया। उसकी सांस में इतनी तपश थी कि वो जल कर रह गया। वो जो कर रही थी ठीक था, उसे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। माफ किया। वो फूट फूट कर रोने ना लगे कहकर आगे बढ़ गई। जो ऐसे फौरन माफ कर दे वो माफ नहीं करता या फिर ताल्लुक नहीं रखता। वो वहां से ऐसे निकली जैसे पूरी दुनिया में अकेली हो। चाल धीमी थी, अंदाज बेतासुर था। वो साथ चलता, पीछे रह जाता, आगे निकल जाता, लेकिन वो ऐसे ही चलती रही जैसे साथ कोई नहीं था, साथ भी नहीं। जो दास्तानों की तरह साथ साथ चलते हुए हर ओहद से निकले थे, वो जुदा होकर हर ओहद से मुबर्रा हो गए। दरिया के उस तरफ आकर उसकी चाल तेज हो गई। सब खैमों के बाहर परेशान खड़ी थी। उसे दूर से आते देखकर आबनूस ने सबको अंदर जाने के लिए कहा। सब अंदर चली गई। कफायत भी खुद वो खामोशी से चिराग की तरफ चल कर आई। उसका हाथ थाम लिया जो बुखार से दहक रहा था। 2 कदम दूर शम्स को एक नजर देखना गवारा नहीं किया। खैमे के अंदर से कफायत सब देख रही थी। उसकी आंखों में बुरी तरह बेयकीनी थी। शम्स, वो जेरे लब बुड़बुड़ाई। अच्छा हो बुरा हो, सामने से हो। अच्छाई के भेस में बुराई करने वाले दुश्मनों से बरतर है। चिराग की चाल में इतनी नकाहत थी कि आबनूस का दिल उदास हो गया। उसके शाने पर बाजू फैलाकर उसे खुद से करीब कर लिया। अगर ये खेल है तो इसे यही खत्म कर दो चिराग। दोनों खैमों के करीब पहुंची तो उसे रोक कर कहा। जिस्म बुखार से जला या खेल खत्म कर देने के ख्याल से लेकिन जल गया। चोर, कैदी, बाजीगर, चिराग बददिमाग, बदकलाम। ना किसी से पूछा, ना किसी को बताया गया। आबनूस ने सारा मामला संभाल लिया था। जिसने जितना जान लिया था उसे राज रख लिया गया। हाँ, अब सबके पास एक राज आ चुका था। सब चिराग से मोहब्बत ही करते थे। हर राज को अपने सीने से लगा लिया। आगरा की बात लखनऊ तक नहीं जाएगी, वो सब जानती थी। हूर और नौबहार ने कफायत की तरफ शिकायती नजरों से देखा था कि पूछो इस चोर से, क्या ऐसा भी होता है? हर शख्स दगा ही क्यों देता है? उसका बुखार तेज होता चला गया। सब उसके आसपास सिमट आई। आबनूस को समझ नहीं आ रही थी कि इस हालत में वापसी का सफर करे या उसकी तबीयत के बहाल होने का इंतजार करे। कुछ लोगों के लिए ये शायद आखिरी तफरी है, फिर शायद उन्हें ये मौका ना मिले। वो 2 दिन रहना चाहती हैं तो रह लेने दें।
आबनूस ने जाने का फैसला कर लिया तो उसने कहा, फिर तुम्हारा बुखार कम होते ही हम रवाना हो जाएंगे। इस शहर में कयाम करना भी कौन चाहता है? झूठा शहर, बहरूपिया शहर, स्याह ताजमहल, उसने खुद से कहा। वो 2 दिन खेमे से बाहर नहीं निकली, कफायत को फटकारा नहीं, किसी को अपनी सूरत नहीं दिखाई। खेमे के अंदर तन्हा खेमा बंद हो गई, जैसे सारी दुनिया कैद खाने में खत्म हो चुकी थी। कफायत उसका सर दुबाना चाहती थी तो वो उसे चले जाने के लिए कहती। कफायत के सारे तिल गायब रहे, उसके सर के बाल बिखरे रहे। वो चिराग के बाल संवारना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि तुम दिल लगी करती हो और मैं भी, फिर अब इतनी खफा क्यों हो? हम सब खेल के साथी हैं, खेलते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, तुम ज्यादा पहुंचाती हो, फिर अब क्या हुआ? तुम खेल के असूल भूल रही हो। जो गिरेगा तकलीफ उठाएगा, वो रोएगा नहीं, उदास नहीं होगा। फिर तुम क्यों उदास होती हो? बोलती क्यों नहीं हो? हमारी मोहब्बत में कमी नहीं आई, तुम्हारी बेएतनाई क्यों भर गई? वो खामोश हुई, सारा आगरा खामोश हो गया। ताजमहल के पहलू में रहते हुए उनके खैमों के शहर में अजीब सन्नाटा था। सब कुछ वही था, लेकिन फिर भी सब बदल गया था। दिल्ली वालियों की अटकेलियां जाती रही, लखनऊ वालियों की पेशानी पर सोच की गहरी लकीरें धर आई। शहरों और अहबाब में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रुखसत हो जाएं तो सारा शहर, पूरा दिल सूना कर जाते हैं। वो अच्छे हों या बुरे, उनकी खामोशी हर शय की गोयाई छीन लेती है। वो उनकी वही चिराग थी। लखनऊ से दिल्ली और आगरा सब उदास हो गए। दरिया किनारे के बंजारों के गीत तक कान फाड़ने लगे। फरंगियों की नीली पीली आंखों वालियां बदशक्ल लगने लगी। बाजार जाने के एहतमाम जाते रहे। तीसरे दिन उसका बुखार कुछ कम हुआ था। आबनूस उसे बाहर लाना चाहती थी। मैं ठीक हूँ, तुम इतनी ठीक हो चुकी हो चिराग कि पहले से ज्यादा बीमार लगने लगी हो। तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम करवाया है। तुमने एक बार नहीं कहा कि तुम दरिया और ताज को हाथी की पीठ पर बैठकर देखना चाहती हो। खालू साहिब होते तो अच्छा इंतजाम करते, मुझसे जैसा हो सका करवा दिया। इन सब को दिखा दें, खास कर दिल्ली वालियों को। मैं चाहती हूँ वो यहाँ से खुश होकर जाएं। चिराग, घर हूँ या शहर, नाराज होकर रुखसत नहीं होते। उम्र भर की उदासी मिल जाती है। तुमने आगरा में खुशकुन वक्त गुजारा है। उदास जाओगी तो उदासी से याद करोगी, फिर तलख हो जाओगी। जब जब ताज का जिक्र होगा तुम करवाहट महसूस करोगी, ताज से ही नफरत करने लगोगे। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। आबनूस के दिल को तकलीफ हुई। किस चीज ने तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचा दी? वो खामोश रही। तकलीफ ज्यादा पहुंच जाए तो ज्यादा खामोशी तारी हो जाती है। ये चिराग को दे दो। कफायत अपने ध्यान से जा रही थी, वो एकदम से सामने आ गया। तय बंद कागज आगे किया। ये क्या है? उसने कुन आंखियों से तय बंद कागज की तरफ देखा। मैंने कहा चिराग को दे दो। सख्ती से बात पर जोर दिया कि ज्यादा सवाल ना करो। चिराग तुम्हारी सहेली है, अजीज है, चचा की बेटी है, मामू की बेटी है। तुम उसके हम नसाब हो, उस्ताद हो, क्या हो? दांत पीस कर कहते हुए सर से पांव तक देखा। उसने बेजार कुन नजर कफायत पर डाली कि सबकी जुबानें एक जैसी हैं, लंबी और खराब। जवाब दो, कौन हो तुम? अपनी औकात मालूम है तुम्हें? अच्छा इंसान समझते थे, तुम भी वही निकले, शेर की खाल में गीदड़। हवेली का नमक खाया है, खाते हुए याद रखा था कि ये जायके का नमक है या हलाली का। तुम जो यहाँ खड़े हो, तुम्हारी जोन बदली है, ये सब चिराग की वजह से है। उसका गजब ऐसा है कि तुम्हारी जिंदगी ही बदल दी। उसकी दुश्मनी ने सारे फायदे तुम्हें ही दिए हैं। कौन थे तुम? गाँव के गंवार, पतंग चोर, और अब यहाँ फरंगियों में उठते बैठते हो। लखनऊ के नवाबों के दस्तरख्वान पर खाने तनावल करते हो, किस्से और बातें सुनते हो। अब तक उसकी जान बचाते आए थे, तो अब ये जाल क्यों बिछाया? एक ही बार दिखा दो, क्या रंग है तुम्हारा? क्या रंग था उसका? अपने हर रंग की बाबत वो लब भींच कर शम्सनामा सुन रहा था। तुम्हें पसंद करते थे, पर तुम तो, मैं ना पसंद किए जाने को भी पसंद करता हूँ, पर इतराते फिरते हो। कफायत ने उसके अंदाज की पूरी नकल उतारी, फिर झटपटा मारकर उसके हाथ से कागज नोच लिया।
یہ کیا ہے؟ نخوت سے پوچھا۔ معافی نامہ، محبت نامہ، اس نے بے تاثر نظر سے جتایا۔ محبت نامہ؟ اپنی اوقات دیکھی ہے؟ چراغ بی بی کی شرارتیں تھی جو تم سے کرتی رہی، تم میں جرت ہے محبت کی؟ محبت کرنے کے لیے شہنشاہ دل چاہیے کہ قدر میں تاج محل تعمیر ہو، جنگجو کی جرت چاہیے کہ سینے پر وار کھائے اور پلٹ کر درگزر کرے۔ تم بچوں کی طرح رونے لگے۔ اچھا ہوتا کہ شاہی قلعے میں تمہیں شیر کھا جاتا۔ لاہور والوں کی حویلی کے ملازم شیر سے کم تھے کیا؟ وہ چپ اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ لاہور والوں کی حویلی کے ملازم شیر سے کم تھے کیا؟ وہ چپ اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ کب تک بولو گی؟ تمہارا ہماری زندگیوں میں آنا منحوس رہا۔ تم اتنی نحوست لائے ہو کہ ہر طرف تباہی برپا ہے۔ وہ فارغ ہوگا تو سوچے گا کہ وہ کون سی تباہی لایا ہے۔ جہاں تک اس کی یادداشت کام کر رہی تھی، ساری تباہیاں ان کی حویلی میں پہلے سے ہی ایک شخص سے موجود تھی، زندہ و پائندہ تھی۔ وہ تو لاہور میں بہت بعد میں آیا تھا، اس سے کہیں پہلے شہر دابام میں ایک تباہی کے قصے عام تھے۔ محبوب خان تک کا رنگ وکٹوریہ والی کا نام سن کر اڑ گیا تھا۔ میرا خط! وہ ہاتھ بڑھا کر خط واپس لینا چاہتا تھا کہ کفایت نے تیزی سے ہاتھ کھینچ کر اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ وہ دنگ کفایت کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے کم نہ سمجھنا، شرافت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ کفایت پوری جنگ کی تیاری کر چکی تھی، اب للکار رہی تھی۔ کچھ ہی وقت گزرے گا، وہ تلوار اٹھا کر باقاعدہ حملہ کر دے گی۔ آبنوس کی پھٹکار کا بدلہ وہ ایسے حساب لے کر بھی چکا رہی تھی۔ یہ مجھے واپس دو، اس نے تحمل سے خط کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کر رہی تھی ٹھیک تھا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شکوہ تھا یا شکایت؟ کفایت نے اس کی نظروں کے سامنے خط پرزے کر کے اڑا دیا۔ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اسے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک کہ وہ گدر انسان ہے، دوسرا کہ ساری دنیا جھوٹی ہے، مکر ہے۔ دراصل سب چراغ کی طرف دار تھے، چراغ ان کی گردنیں بھی اتار دیتی تو وہ اسی کی حمایت کرتے۔ تیسرا اور سب سے اہم کہ وہ پتنگ چور تھا اور پتنگ چور ہی رہنے والا تھا۔ وہ شاہ جہاں کے تخت پر بیٹھ گیا تب بھی اسے پتنگ چور جہاں کا لقب ہی ملے گا۔ ذل الہی پتنگ چور، ذل سبحانی امیری فقیری، سرکار عالم قلعے کا قائدی۔ اس نے آبرو اچکا کر اس گھونسلے کے بالوں والی کو دیکھا جس کے چہرے پر جگہ جگہ سیاہ دھبے پھیلے رہتے تھے۔ البتہ آج وہ سب غائب تھے۔ اصل شکل دکھائی دے رہی تھی جو کافی بھیانک تھی۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اب تک حویلی میں جو نمک کھاتی رہی تھی ان کی ڈلیاں اس پر دے دے کر مار رہی تھی۔ اسے نظر آ گیا کہ چراغ کو کچھ بھی ہوا تو سارا ہندوستان اس کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ سب اس بدتمیز بد دماغ لڑکی کے طرفدار تھے۔ کوئی اس سے تنگ نہیں تھا، بلکہ وہ اسے اس لیے پسند کرتے تھے کہ وہ ان کی زندگیوں میں ہلچل مچائے رکھتی ہے۔ وہ پرزے ہو چکے اپنے خط کو دیکھ کر رہ گیا۔ کفایت نے یہیں بس نہیں کیا، اس کی نظر کے تعاقب میں نیچے دیکھا اور پھر پرزوں پر زور سے پاؤں مار دیا، جوتے سے رگڑ مسل بھی دیا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے کفایت کو دیکھا۔ اس نے زندگی میں کئی غلطیاں کی، لیکن ایک بڑی غلطی یہ کی کہ کفایت کی جگہ چراغ کو قلعے میں لے گیا۔ اس کفایت کو لے جاتا کہ پھر کبھی اسے دن کی روشنی دیکھنی نصیب نہ ہوتی۔ کفایت ہاتھ جھلاتی، نقل اتارتی، محبت نامہ بربراتی، منہ پھیر کر چلی گئی۔ بہت آگے جا کر اس نے سر گھما کر دیکھا، شمس کی آنکھیں اس پر گھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ٹھہر گئی۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں لہرا کر رہ گئی۔ اس کا خون تقریباً جم گیا، حلق ایک دم سوکھ گیا۔ چراغ کو وہ قلعے میں لے گیا تھا، اسے اندھے کنویں میں پھینکے گا۔ وہ سمجھ کر سہم گئی، اسے اپنی زبان کاٹ دینی چاہیے، بہت چلتی ہے، کسی دن اسے ہی دنیا سے چلتا کرے گا۔ اس کا بخار کبھی کم ہو جاتا، کبھی زیادہ۔ کفایت نے کہا، چور بخار ہے، چھپ چھپ کر آتا ہے۔ چور سے زخم ملا اور بخار بھی چور ملا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلتی بند ہوتی رہتی، نقاہت تھی یا پھر بخار کی کیفیت کہ کبھی اسے لگتا کہ وہ فرنگیوں کے رقص میں ہے، سنہری بالوں والی فرنگی لڑکی جیسی پوشاک پہن رکھی ہے،
उसी की तरह किसी का हाथ थाम कर दायरे में घूमते हुए रक्स कर रही है। हर तरफ अंधेरा था। दूर चांद की चौदहवीं में ताजमहल दिखाई देता था। सारी दुनिया गायब थी, जैसे जादूगर ने जादू से छुपा दी हो। बस वो रक्स कर रही थी। कोहनियों तक लंबे बारीक दस्ताने थे। पोशाक की लहरा यहाँ जमीन के साथ बल खाती थी। वो बेखुद मुस्कुराई जाती थी। उसकी आंखें चमक रही थी। वो दिल की इस कैफियत में थी कि जिसमें पहले कभी नहीं आई थी। वो ये जानने से कासिर थी कि वो किसका हाथ थाम कर रक्स कर रही है। वो जब घूम कर हाथ वाले को देखना चाहती थी, वो अंधेरे में गायब हो जाता था। उसका चेहरा छुपा ही रहा, या वो खुद ही अपना चेहरा छुपा लेता था। उस कैफियत में उसने ऐसी तमानियत महसूस की कि पेशानी पर बुखार की हिद्दत कम होने पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। ठंडक थी दिल में या शायद दुबकते हुए जिस्म में। उसकी पेशानी पर हाथ था। ये हाथ रखा, उठा लिया, फिर रखा, फिर उठा लिया। खुनकी थी। कफायत उसे हल्की गर्म चादर ओढ़ा चुकी थी, जिसे वो कई बार झटक कर उतार चुकी थी। रात के किसी पहर ठंडक महसूस हुई तो उसे नाक तक घसीट लिया। उसने उस बिस्तर पर ऐसा वक्त गुजारा था जैसे सदियां गुजार दी हों। उसे लगता था वो अब हमेशा बीमार रहने वाली है, हमेशा बिस्तर से लगी रहेगी। हाथ वापस पेशानी पर आया, जैसे कशिश से वापस खींचा चला आता हो। उसकी आंख खुली, या खुद पर झुकी दो आंखों से मिली। अंधेरा था। कोने में रात का एक चिराग रोशन था। रोशनी बहुत मध्यम थी, लेकिन जो आंखें उस पर झुकी थी वो रोशन थी। वो चुप उन आंखों को देखती रही। पेशानी पर रखे हाथ की ठंडक उसे सर्द करने लगी। उसने गहरा सांस लिया। वो सोई जागी कैफियत में थी। ये एक ख्वाबनाक शहर है। यहाँ आना एक फाश गलती रहा। सुबह उसकी आंख खुली तो उसे चांद की चौदहवीं में रक्स के कुछ मंजर याद थे, लेकिन वो ये भूल गई कि वो फरंगी लड़की को देखती रही थी या खुद को। उसने जहन पर जोर डालने की जरूरत नहीं समझी। उसका मजाज बरहम हुआ कि उसे सुबह सुबह फरंगी लड़की याद आ गई। कफायत उसके मुंह हाथ धोने के लिए नीम गर्म पानी लेने गई थी। वो बेहतर महसूस कर रही थी। उठकर बैठने की कोशिश की गई और दाएं तरफ तकिए के पास हाथ किसी चीज से टकराया। ये तय बंद कागज था। हैरत से उसे पकड़कर उठाया। सुनो। चिराग पर नजर पड़ते ही उसने कागज को मुट्ठी में भींच लिया। मुंह हाथ धो लें। साफ गरम रुमाल उसके करीब रखा। तुम मेरे लिए किसी का पैगाम लाई हो? मैं तो पानी लाई हूँ। देखिए कैसा खुशबूदार है। तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। उसने बेजारी से कफायत की जुबान दराजी सुनी। कफायत, तुम किसी का पैगाम लाई हो? कोई यहाँ आया था? कफायत ने खैमे से बाहर देखा। अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई। कौन पैगाम देगा इतनी सुबह? फिर उसके करीब आकर पेशानी पर हाथ रखा। बुखार फिर तेज हो गया। उसने उसका हाथ सख्ती से झटका। एकदम उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। तुम कल रात कहाँ थी? यहीं। उसने कोने में लगे अपने बिस्तर की तरफ इशारा किया। बाकी सब? कफायत उसे उलझन से देखने लगी। उसके आराम के ख्याल से आबनूस ने उसके खेमे से हूर और नौबहार का कयाम अलग कर दिया था। पहले आबनूस भी उसके साथ ही एहतियात के बावजूद उनकी किसी बात से वो बेचैन हो जाती थी। नींद से आंख खुल जाती थी। दिन में वो सब उसके आस पास रहती थी। रात को अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती थी। कफायत रात में कई बार उठकर उसका बुखार जांचती रहती थी। तुम कल रात क्या खाकर सोई थी? वो नकाहत से चलाई। मैं क्या खाऊंगी? कफायत याद करने लगी कि कल रात वो कहाँ थी, कितनी गहरी नींद सोई थी। मैं पानी के लिए पुकारती रही, तुम जागी नहीं। कफायत सच खुजाने लगी। उसकी बीमारी की दौड़ धूप में वो दिन भर हलकान रहती थी। शायद ज्यादा ही गहरी नींद सो गई होगी। चिराग की सांस धूंकने की तरह चलने लगी थी। चेहरा तैश से सुर्ख हो रहा था। कफायत मुंह हाथ धुलाकर चली गई तो उसने कागज के पुर्जे को पुर्जे काट डालना चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर से मुट्ठी में भींच लिया। उसने जहन पर जोर डाला कि कल रात क्या हुआ था, क्या ख्वाब था,
क्या हकीकत था? वो पेशानी रगड़ने लगी। उसकी उंगलियां पेशानी पर आकर ठहर गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़का कि जैसे बाहर आ जाएगा। तबीयत ठीक है? आबनूस फिक्रमंदी से अंदर आई। पीछे ही कफायत झांक रही थी। ये मनहूस कफायत हर बात जाकर आबनूस के आगे उगल देती है। उसने खा जाने वाली नजर से कफायत को देखा। कफायत बता रही है, तुम रात के बारे में कोई शिकायत कर रही हो? मैं इसे पानी के लिए कहती रही, ये सोई रही, प्यास से मेरा हलक सूख गया था। आबनूस ने एक नजर कफायत और फिर चिराग को देखा। हाथ बढ़ाकर चिराग के बिस्तर के दाएं तरफ रखे पानी को उठा लिया और उसे चिराग के आगे किया। तुमने तवज्जो नहीं दी, पानी तुमसे ज्यादा दूर नहीं था। चिराग ने नजरें बदली। कफायत को यही फिक्र थी कि उसने किसी रात पानी के लिए आवाज नहीं दी थी। फिर कल रात क्या हुआ? वो यही बताने आबनूस के पास गई थी कि बुखार उसके सर को चढ़ चुका है। वो बहकी बहकी बातें करने लगी है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आबनूस कागज का ये पुर्जा पहले ही देख चुकी थी। आगाही का खत है। मैं रात को पढ़ते पढ़ते सो गई थी, कहते हुए जुबान लड़खड़ा गई। बहराम के सब खत लखनऊ रखे थे। वो कोई एक भी खत अपने साथ नहीं लाई थी और यहाँ बहराम का कोई खत नहीं आया था। कफायत जानती थी, लेकिन वो समझ नहीं रही थी कि सुबह सुबह हुआ क्या, या फिर रात को ही कुछ हो चुका है। मैं पढ़ सकती हूँ? आबनूस ने हाथ आगे किया। उसने हाथ खींचकर तकिए के नीचे कर लिया। नहीं, मुट्ठी को सख्ती से भींच लिया। गैर महसूस मुस्कुराहट आबनूस के चेहरे पर आकर गायब हो गई। तुम आज बेहतर लग रही हो। पेशानी पर हाथ रखा। शहर की सैर करोगी? दिन भर में उसकी तबीयत बहाल हो चुकी थी। वो हल्की गुलाबी धूप में बैठी थी। कुछ देर दरिया की तरफ चहलकदमी की। फरंगियों के शहर की चहल पहल को एक नजर देखा। सुनहरी बालों वाली फरंगन भी दिखाई दी थी। उसकी तरफ हाथ हिलाकर कुछ कह गई थी। उसने मुंह फेर लिया था। आबनूस की जिनसे सलाम दुआ हो चुकी थी, उनमें से कोई उसके लिए फूल लाया था। ताज़ा फूल थे। गुलदस्ता बना था। कागज की चिट पर दुआ या शायरी थी। आबनूस तर्जमा करके सुना रही थी। उसे हैरत थी कि कैसे कुछ लोग बाकायदा ताल्लुक निभाते हैं। फूल भेजिए, दुआएं, शायरी भेजी, लोगों को जिंदगी, दिल और वाबस्तगी के कितने करीने आते हैं। वो पड़ाव के साथी थे और इस साथ को पूरी तरह से निभाना चाहते थे। आबनूस उनके साथ चहलकदमी कर लेती थी। मिल बैठकर हालात पर बहसो मुबाहिसा भी हो जाया करता था। वो हैरत से आबनूस को देखती थी कि उसे इतने ताल्लुकात बनाने की क्या पड़ी है। सफर में मिलने वाले बिछड़ जाएंगे, फिर इतनी यादें सर क्यों ली जाएं? इतने नाम और चेहरे क्यों याद रखे जाएं? वो लंबी नशिस्त पर दराज थी। कफायत उसे कुन आंखियों से देखती थी। उसके बाल संवार दिए थे। अपनी जाती जमा पूंजी से उसके लिए खैरात की थी। चिराग हंस दी। मेरे लिए कंगाल ना हो जाना। आप ही के दम से सब जाओ जलाल है, वरना माल की क्या हैसियत है। उसने मोहब्बत से कहा, तुम्हारा आईना मैं फिर भी फेंक दूंगी। हुक्म करे, मैं खुद दरिया में छलांग लगा दूंगी। हुक्म ना कर देना। दांत निकाले। झूठी। सब बाहर निकलकर घास पर बिछाए कालीन पर बैठ चुकी थी। सब पहले जैसा हो गया। फिर क्या था जो पहले जैसा नहीं रहा था? फूल उसके पहलू में रखे थे। उसने फूलों और सारे माहौल पर एक नजर डाली। हाथ बढ़ाकर फूलों को अपने करीब कर लिया। उनकी खुशबू में मुंह छुपा लिया। इन्हीं फूलों में से उसकी नजर दूर सामने दरख्त की तरफ गई। उसे गुमा था कि वहां ऊपर कोई मौजूद था। उसे सब्ज पत्तों में से दो आंखें दिखाई देती थी। सर उठाकर उसने दरख्त की तरफ गौर से देखा। देखना, दरख्त पर कुछ है, उसने कफायत से सरगोशी में कहा। उसने आंखों पर हाथ रखकर दरख्त पर गौर किया। हाँ है, पत्ते। उसने घूरकर कफायत को देखा, फिर बेसाख्ता हंस दी। कफायत भी हंसने लगी। करवा दें हमें हाथी की सवारी, सारी फरंगी लड़कियां कर चुकी हैं। हाथ हिला हिलाकर अजीब अजीब आवाजें भी निकालती हैं। मुझे भी ऐसे ऐसे कर लेने दे। उसने फरंगी लड़कियों की तरह हाथ लहरा कर बताया कि कैसे करना है। बार बार जिंदगी कहाँ मिलती है। आबनूस इंतजाम करवा चुकी हैं, जाओ करो। उसने आह भरी। इंतजाम के साथ शर्त ये रखी कि चिराग करेगी तो सब करेंगी। उसने दूर बैठी आबनूस को मोहब्बत से देखा। फिर सब बहनों, हूर, नौबहार को सबकी शक्लें उतर गई थी। आज वो बाहर आई थी, तब वो भी आई थी।
आखिर ऐसा क्या है इसमें, इससे इतना लगाव क्यों रखा जाए? मैं वापस जाना चाहती हूँ, कफायत थक कर कहा। कफायत ने पेशानी से बाल की लिट को उंगली पर लपेटा। हाथी पर बैठने के बाद चलते हैं। उसका हाथी नामा अब खत्म नहीं होने वाला था। हाथी की सवारी। उसकी तबीयत माइल नहीं थी, फिर भी सबके लिए उसने आबनूस से कहा कि वो सवारी करना चाहती है। आप शेर दिल इंसान हैं, कफायत के दांत निकल आए, लेकिन तुम एक ऐसी मक्खी हो जो हर ख्वाहिश के साथ चिपक जाती है। जो दूसरे करेंगे वो तुम्हें करना है, जो दूसरे लेंगे वो तुम्हें लेना है। हूर ने शरारत से उसकी लंबी चोटी झटके से खींची। मेरी ख्वाहिश ही कौन सी पूरी हुई है? हूर बीबी, कभी फुर्सत मिले तो सुनिएगा कि कैसे कैसे अरमान हैं दिल में। एक मामूली सा अरमान तो यही है कि कोई मेरे लिए सफेद संगे मरमर इकट्ठे करे और छोटा सा महल बना दे। दोबारा मुझे बीबी ना कहना, वरना मैं तुम्हारी दूरबीन फेंक दूंगी। और तुम्हारी मामूली सी ख्वाहिश संगे मरमर के महल की है तो बड़ी ख्वाहिशें क्या क्या होंगी? यानी आप मुझे ये कह रही हैं कि मैं औकात देख कर ख्वाब देखूं? हूर घर भरा गई। मैं दिल के ख्वाब देखती हूँ हूर बीबी, हकीकत के नहीं। आबनूस ने उसकी आखिरी बात सुन ली थी। हकीकत में तुम सिर्फ आंखें खोल कर रखना, बाकी मैं देख लूंगी। उसके इशारे पर थपकी दी थी। कफायत शर्मा कर बल खा गई। हूर और नौबहार ने हैरत से उसे देखा कि तुम्हें आबनूस की तारीफ पर हो क्या जाता है? आपका हुक्मनामा सर आंखों पर। दुपट्टे का पल्लू उंगली पर लपेट लिया। आबनूस ने उसे सख्त बातें कह दी थी जिस पर कफायत दिल मसवस कर रह गई थी। आबनूस को अफसोस हुआ कि उसने एक ऐसी लड़की को सहमा दिया जो अपनी उम्र के मुताबिक लापरवाह लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक जिम्मेदार है। वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती है, फिर ऐसी इंसान को कई छोटी बातें जमा करके खुश क्यों ना कर दिया जाए? आबनूस ने उसे अपने जेवरात दिए। उसे फरंगियों की लड़कियों के सर पर रखने वाली गोल छज्जे वाली टोपी पसंद थी। आबनूस ने बड़े तरीके से सलाम दुआ वाली फरंगी औरतों से वो टोपी हासिल कर ली थी। मुलाजमा को इशारा किया तो वो अंदर से टोपी उठा लाई और आबनूस को थमा दी। हाथी की सवारी करना तो ये भी पहन लेना। तुम फरंगी नहीं हो तो क्या हुआ, फरंगियों जैसी लग तो सकती हो। टोपी उसके सर पर रख दी। बादशाह के सर पर ताज रखा जाए, मलका के सर पर ताज अजीम रख दिया जाए, वो तब भी वो खुशी महसूस नहीं करते होंगे जो कफायत ने ये टोपी सर पर रखे जाने पर की। वो आबनूस को देखकर दंग रह गई। आंखें इतनी नम हो गई कि दिखाई देना बंद हो गया। चिराग की हंसी निकल गई। आपने ये एहतमाम मेरे लिए किया? खुशी और बेयकीनी सिर्फ तुम्हारे लिए। हमारी कफायत, उनकी कफायत के बेहोश होकर गिरने के सारे एहतमाम पूरे हो चुके थे। उसकी आंखों के सामने सितारे रक्स करने लगे। करीब था कि वो गिर जाती कि हूर ने उसका शाना हिलाया। अजीजी, जाग जाएं, आपका एक ख्वाब पूरा हो चुका है। आप आदि फरंगी बन चुकी हैं। पूरी ना बन जाना, वरना हमारी जान कौन खाएगा। जो पूरी फरंगी थी वो बार के दूसरी तरफ से कफायत को हाथ हिलाकर मुतवज्जा कर रही थी। कफायत ने उनकी तरफ देखा तो उसकी टोपी की तरफ इशारा करके अपनी जुबान में बताने लगी कि वो उस पर अच्छी लग रही है। खुशी में कफायत ऐसे उल्टे सीधे मुंह बनाने लगी कि सब हंसने लगी। चिराग ने भी कहका लगाया, तुम पागल हो कफायत। सब तैयार होकर दरिया के किनारे आ गई। यही हाथी की सवारी का इंतजाम था। हाथियों का जम्मे गफीर भी था और इन सब का भी। कफायत ने दूर से ही हाथी गिन लिए थे। उसे शदीद खौफ लाहक था कि उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा या कह दिया जाएगा कि कफायत फिर कभी आगरा आना तो सवारी कर लेना, अब तो कोई हाथी नहीं बचा। शाम की आमद थी। सजे बने हाथियों की फौज थी जैसे बादशाहों के होते हैं। सवार की पुश्त पर फानूस रोशन रहता था। वो सब सवार हो गई तो हाथी बानों ने अपना गीत गाना शुरू कर दिया। वो एक गीत, एक जुबान, एक अंदाज से गा रहे थे। यह सफर दरिया के किनारे से शुरू हुआ। उसे ताजमहल का दायरे में चक्कर काट कर यही तमाम होना था।
सूरज ताज की पुश्त पर गरूब हो रहा था। बंजारों की कोई रस्म थी या खेल। वो रोशन चिराग दरिया में उतार रहे थे। दरिया की लहरों पर सितारे टिमटिमा रहे थे। ये पहला मंजर था जो चिराग को बेहद पसंद आया। बुलंदी हर शय को पस्त कर देती है या फिर हर शय का रोशन रुख दिखा देती है। हाथियों की बुलंदियों से उन्होंने आगरा की खूबसूरती को बुलंद तर पाया। कफायत का कहना दुरुस्त था, सैर का ये मौका जाने नहीं देना चाहिए। उनके हाथियों की फौज ताज की तरफ बढ़ने लगी। हाथी एक बड़ा जानवर है, लेकिन उसके कदमों की चाप नहीं होती। घोड़ा जंगजू जानवर है, उसकी दल की चाल की भी चाप होती है। उनकी हाथियों की फौज में एक घोड़ा और घुड़सवार शामिल हुआ। बुलंदी पर बैठी चिराग की समात ही तेज थी या घुड़सवार की मौजूदगी ही। ए चोर, अपना नाम बतला। चोरी का सबब तमाम बतला। चिराग ने तेजी से अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। घुड़सवार उस दूसरी तरफ आ गया। उनके हाथ ताज के पहलू से गुजर रहे थे। उसी दौरान वो सब आगे पीछे हो गए। घुड़सवार ने सर बुलंद ही रखा और फिर आवाज दी, सुनो चिराग। अंदाज में लज्जाजत थी, दरख्वास्त थी। मंजूर है, मंजूर है कहने वाला अब सदाएं लगा रहा था। चिराग के चेहरे पर कई रंग आकर गायब हो गए। ताजमहल सफेद है, लेकिन दरअसल वो कई रंग रखता है। उसमें सबसे नुमाया रंग अहद का है। कई बार इंसान को जिस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, उसी से सबसे ज्यादा गम मिल जाता है। वो फरंगियों वाली टोपी पहनकर इतरा रही थी। हवा कुछ तेज हुई तो उसने टोपी पर हाथ रख लिया। उसकी रूह जिस्म से निकल जाती, लेकिन वो टोपी कहीं ना जाती। वो चिराग से आगे वाले हाथी पर आबनूस की खास मुलाजमा के साथ बैठी थी और बेचारे हाथी पर जितना उछल सकती थी उछल रही थी। गर्दन घुमाकर चिराग की तरफ भी देख रही थी और उस घुड़सवार को भी, जो सर उठाकर चिराग की तरफ देख रहा था। वो दांत पीस कर रह गई। दिल में आई कि पूरी शिद्दत से चलाए। ओ चोर, जान छोड़। लेकिन तहजीब का तकाजा था कि चिल्लाने से बाज रहा जाए। हो सकता है हाथी बुदक जाए और फिर हाथियों की पूरी फौज ही बुदक जाए और ताजमहल के पहलू में इन सब की कब्रें बने जिन पर कुछ ऐसे कतबे लगे हों। यहाँ हाथियों के पैरों तले कुचल कर वफात पा जाने वाली दो शीजाएं आराम फरमा रही हैं। दो शीजा। कफायत के साथ सिर्फ इतना माजरा हुआ कि जब सैर खत्म हो जाने के करीब हुई तो दरिया की तेज हवा के साथ तेज झोंके से उसके सर की टोपी उड़ गई। उड़ जाती वो हाथी से कूद कर जाकर पकड़ लेती, लेकिन वो टोपी घुड़सवार के सर से टकराई, जिसे उसने हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया, दबोच लिया। इतनी दूर से भी कफायत देख सकती थी कि उसकी आंखें चमकने लगी थी। वो रो देने को हो गई। चीज चिराग के हाथ आती या इस चोर के। या अल्लाह, हम गरीबन के नसीबन में ये चोर जरूरी था। वो हाथी से उतरी तो उसकी शक्ल उतरी हुई थी। चिराग ने पूछा, हूर ने पूछा, लेकिन वो गुमसुम ही रही। तरकीब सोच रही थी कि क्या करे। वो सब खैमों में वापस आ गई। उसने चिराग के चंद मामला देखे, फिर नजर बचाकर नसीर के पास आई। शम्स का पूछा। उसने एक तरफ इशारा कर दिया कि वहां दरख्तों पर चढ़कर बैठा रहता है। उसने हलक तर किया। वो जगह काफी दूर थी। उसका गला दबा देता तो उसकी चीख कौन सुनता, लेकिन उसे जान से ज्यादा टोपी प्यारी थी। बड़ी हिम्मत करके दरख्तों के झुंड के पास आई। इधर उधर देखती रही। जब तलाश में नाकाम रही और वापस जाने लगी तो वो एकदम से दरख्त से कूद कर उसके सामने आ गया। उसने ऐसी दिलखराश चीख मारी कि सारा आगरा लर्ज का रह गया। शम्स ने कानों में उंगलियां ठोंस ली। क्या चाहिए? वो महफूज हो रहा था। वो मेरी टोपी दे दें, वो आबनूस बीबी की है, वो तकाजा कर रही हैं। वो गमवार था, लेकिन इतना नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है। उसने दांत पर दांत जमाए, लेकिन तहम्मुल से बात करने की कोशिश जारी रखी। मुझे दे दें, मेहरबानी हो गई। मैं तुम पे ये मेहरबानी क्यों करूं? मैं तुम्हारा अजीज हूँ, चचा का बेटा हूँ, मामू का बेटा हूँ। तुम मेरी हम नसाब हो, उस्ताद हो, क्या हो तुम? वही जुबान की खंदक के जिसमें बोलने वाला खुद ही जा गिरता है। किसी की चीज रख कर क्या करेंगे? तैश से बाज रही। मैं चोर हूँ, ये मेरा काम है। इमाम साहिब क्या सोचेंगे?
अब्बा जी याद दिलाकर जज्बाती करना चाहा। उनके बारे में फिर सोचूंगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा होता किले में मुझे शेर खा जाता। कफायत ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा, फिर नजर बदल ली। गुस्से में इंसान को कहने सुनने का होश कहाँ रहता है। मैं एक मनहूस इंसान हूँ। मेरी नहूसत ने हर तरफ तबाही बर्पा कर दी है। कफायत ने मुठियां भींच ली। सोचा टोपी पर सब्र कर ले। ऐसे इंसान के मुंह लगने से बेहतर है कि 4 दिन मुंह छुपा कर रोती रहे। पर ये जो दिल था वो बार बार कहता था, एक बार और कोशिश कर लो, जाने दें, मुझे वापस लौटा दीजिए। वो जेरे लब मुस्कुरा कर रह गया। ठीक है, तय पाया, ये चिराग को दे दो। तय बंद कागज आगे किया। कफायत ने हलक तर किया। दरअसल ये बहुत मुश्किल काम था। नमक उसने हवेली का खाया था, अब नमक में मिलावट कैसे कर देती। ये क्या है? पूछने पर शम्स ने आंखों का जाविया तिरछा किया तो फौरन बात बदली। लाओ, मैं दे देती हूँ, पर पहले मुझे मेरी चीज दो। मुझे चोर जरूर समझो लेकिन बेवकूफ नहीं। पहले ये ले जाओ, फिर इसका जवाब लिखवा कर लाओ, फिर अपनी चीज ले जाओ। उसका दिल चाहा कि वो उसका मुंह नोच ले कि मैं तुम्हारे लिए पैगाम रसा बनूंगी, तुम जैसे 2 कोरी के चोर के लिए। बेहतर लाओ, बेहतर लाओ। उसने कागज खींच लिया। यही रहना, मैं अभी गई और अभी आई। मेरा नाम कफायत है। जिस काम का सोच लेती हूँ वो कर गुजरती हूँ। यहाँ से जाना नहीं। वो वहां से गया नहीं था। खत कफायत की मुट्ठी में था। वो चिराग के पास गई। बहुत देर गुजरी, बाहर नहीं आई। फिर जब रात के सब सितारे रोशन दिखाई देने लगे तो वो वापस आई। अब वो दरिया के किनारे टहल रहा था। ये लो, खत वाला हाथ सामने किया। ये चिराग ने लिखा है। हाँ, दोबारा मैं मर कर भी ये काम नहीं करूंगी। वो शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। शम्स ने आंखें सुकेड़ कर उस बेईमान की तरफ देखा। उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। मैंने खोल कर नहीं देखा। ठहरो, दिखा देती हूँ, खुद देख लो। उसने तहबंद कागज खोलना चाहा। उस पर स्याही चमक रही थी। रहने दो, ये मुझे दो। हाथ आगे किया। पहले मुझे मेरी टोपी दो। इंसान को अपनी अजीज चीजों के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। उसने हवा में टोपी उछाल दी, जिस पर कफायत ने पूरी जान लगाकर पकड़ लिया। फिर खत को उसकी तरफ उछाल दिया। जिस वक्त शम्स खत खोल रहा था, कफायत ने पूरी जान लगाकर पकड़ लिया। फिर खत को उसकी तरफ उछाल दिया। जिस वक्त शम्स खत खोल रहा था, उस वक्त कफायत पूरी जान लगाकर आबनूस के खेमे की तरफ भाग रही थी। उसकी सांस फूल रही थी। वो अपनी जगह। फिर खत को उसकी तरफ उछाल दिया। जिस वक्त शम्स खत खोल रहा था, उस वक्त कफायत पूरी जान लगाकर आबनूस के खेमे की तरफ भाग रही थी। उसकी सांस फूल रही थी। वो अपनी जान पर खेलकर अपनी अजीज चीज वापस लेकर जा रही थी। शम्स ने खत खोलकर अपने सामने फैला लिया, जिस पर लिखा था, ओ चोर, जान छोड़। उसका खत कफायत ने पुर्जे पुर्जे कर दिया था। कागज कलम लेकर खुद ही लिख दिया था। उसने हवेली का नमक खाया था और चिराग का भी। कुछ जुर्रत और चालबाजी वो भी रखती थी। उसी रात के किसी पहर उसकी आंख खुल गई। ऐसी कैफियत थी जैसे उसे जागना ही था। कफायत सो रही थी। गरम शाल लपेटकर वो बाहर निकल आई। कहाँ जा रही हैं? कफायत अपने बिस्तर से सर उठाकर पूछ रही थी। कहीं नहीं, यही हूँ, तुम सो जाओ। अब मैं कैसे सोऊंगी? वो बुरबुराने लगी। आबनूस मेरा कीमा बनाकर दरिया के चील कमों को खिला देंगी। मुंह पर हाथ रखकर जमाइयां रोकने लगी। हम दिन में भी मरे और रात में भी। काश हम गरीबन को कोई जादू आ जाता, गायब हो जाया करते, खिदमत गुजारी से छुट्टी करते। बुरबुराते हुए उठकर बैठ गई। बार बार नींद से सर ढलक रहा था। मेरी पहरेदारी से बाज रहना कफायत, वरना अच्छा नहीं होगा। वो खेमे से बाहर निकल आई। अच्छी खासी खुनकी थी। दरिया की ठंडी हवा की लहरें थी। चांद और आसमान रोशन थे। उनके खेमों के फासले पर खालू साहिब के मुलाजमों के खेमे थे, जो सारा इंतजाम देखते थे। खाना पकाना भी वही होता था। वहां से चहल पहल, हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। वो चलकर थोड़ा करीब गई। वहीं लखनऊ का मामूल, देर रात जागना, किस्से कहानियां कहना, हंसी मजाक करना, ये उनकी फरागत का वक्त था। और दरअसल यही उनका वक्त था। वापस पलटकर फरंगियों की लगाई बार के दूसरी तरफ देखा। कई नौउम्र फरंगी लड़कियां मिलकर अल्लाह रोशन कर रही थी।
चहक रही थी, कपड़ा बिछाकर अलाव के गिर्द बैठ रही थी। सिर्फ एक लड़की नशिस्त पर बैठी थी, गर्दन और ठोड़ी के साथ कोई सांस जमा रही थी। फिर लंबी सलाख को सांस के तारों पर चलाने लगी। उसी लड़की ने मुंह पर उंगली रखकर श्श कहा। सारी लड़कियां खामोश होकर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। लंबी सलाख ने तारों पर रक्स किया। क्या खूब साज जागा। साज, मीठा दिलरुबा साज। साज कि कहीं जाने की जल्दी ना हो, दिल एक जगह ठहर गया हो। लड़की आंखें बंद किए साज बजा रही थी। उसने सारे माहौल पर फसू फूंक दिया था। वो दिल के ख्वाब रात की चांदनी में बयान कर रही थी, सारी कदूरत मिटा रही थी, दिल का फरमान आम कर रही थी। अलाव दहक रहा था। वो खामोश खड़ी सुनती रही। ये फरंगियों की पहली चीज थी जो उसे अच्छी लगी थी। कफायत, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगी, सर घुमाए बगैर कहा। फिर झंझलाकर तेजी से बाढ़ के करीब हो गई, दरख्त के साथ कमर लगाकर खड़ी हो गई। साज वाली लड़की से चंद गज के फासले पर के एक लड़की ने हाथ हिलाकर मुतवज्जा किया कि आ जाओ, लेकिन उसने नामे सर हिला दिया। ताजमहल और कैद खाना आमने सामने थे। उसे झरझरी आई, छाल को अच्छी तरह से लपेट लिया, दरख्त के साथ सर टकाकर आंखें बंद कर ली। कितना ही वक्त गुजर गया, साज बजता रहा। जादूगर ने सारी दुनिया गायब कर दी। उसकी आंखों के सामने कैद खाने के दरवाजे बंद होते खुलते रहे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आबनूस की तेज आवाज ने सारा जादू गायब कर दिया। उसने आंखें खोल ली और 10 कदम के फासले पर उसे खड़े हुए पाया। उसे देख रहा था, वही कि सारी दुनिया गायब हो जाए और कोई दूसरा तीसरा ना आए। उसने सर घुमाकर आबनूस की तरफ देखा। वो तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो चिराग को, चिराग आबनूस को, आबनूस शम्स को। फरंगी लड़की ने साज बजाना बंद कर दिया। दूर खेमे में कफायत खड़ी थी। वो यकीनन आबनूस को उठा कर लाई थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो शम्स? आबनूस की आवाज की गर्ज रात के सन्नाटे को चीरती चली गई। चिराग को कामिल निगाह से देखकर उसने अपना रुख आबनूस की तरफ घुमा दिया। आप देख सकती हैं मैं क्या कर रहा हूँ। आबनूस की नींद से बेदार आंखें पूरी तरह से खुल गई। तैश से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। अपने और उसके दरमियान का फासला उसने तेजी से तय किया और पूरी कुव्वत से एक तमाचा शम्स के मुंह पर मारा। तुम्हारी दलेरियां, जुर्रतें, जांबाजियां बहुत हुई। चिराग ने एक खौफनाक झरझरी ली। तुम देख सकते हो कि चिराग खेल खत्म कर चुकी है। दरख्त के पास खड़ी चिराग की तरफ इशारा करके कहा। अगर खेल ही था तो खत्म, अगर वो खेल के साथी ही थे तो सब खत्म।